Yeah, today I have some important MCQ and वन लाइनर नोट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लगातार तीसरी या चौथी क्लास है विलियम वर्ड्सवर्थ पर। तो काफी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको हमने सोचा कि और भी अच्छे ढंग से बात हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ? 1770 में हुआ। ये हम सारे लोगों को पता है कि अप्रैल 7 1770 को काकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। मैं फिर से बता दूं कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज रन करा रहे हैं उसमें शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों लोगों को साथ में कवर कर रहे हैं। शेक्सपियर भी काफी हद तक कवर हो चुके हैं, वर्ड्सवर्थ भी काफी हद तक कवर हो चुके हैं, लेकिन किसी क्लास पे वर्ड्सवर्थ को, किसी में हम लोग शेक्सपियर को या उनके इंपॉर्टेंट ट्रेजिडीज को लेकर के, कॉमेडीज को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। आज की क्लास टोटली किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो एमसीक्यू फॉर्म में है और वन लाइनर फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि उनका जन्म कब हुआ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था काकरमाउथ कम्बरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड्सवर्थ वाज अ सेंट्रल फिगर इन विच लिटरेरी मूवमेंट, वर्ड्सवर्थ किस मूवमेंट के सेंट्रल लिटरेरी फिगर थे? वी ऑल नो कि वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज। तो वो जो मूवमेंट था उस मूवमेंट का क्या नाम था? रोमांटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री, वर्ड्सवर्थ का एज, वर्ड्सवर्थ की आइडियोलॉजी, सब कुछ किसको रिफर करता है? रोमांटिसिज्म को रिफर करता है। वर्ड्सवर्थ अलोंग कॉलेज, वर्ड्सवर्थ कॉलेज के साथ पायनियर द रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट के पायनियर पोएट थे इन इंग्लिश लिटरेचर, एम्फसाइजिंग इमोशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड्सवर्थ फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोयम इज, वर्ड्सवर्थ का जो सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है वो कौन सी है? द प्रिल्यूड है, लिरिकल बैलड्स है, टिंटन अवे है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो एक चीज अगर हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ का जो सबसे फेमस पोयम है वो द प्रिल्यूड है, बाकी सारी छोटी छोटी पोयम है। द प्रिल्यूड आपका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है जो 1855 में लिखा गया, 1850 ईस्वी में पब्लिश हुआ, 14 किताबों में है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और इसको साथ ही साथ एक और सब टाइटल दिया गया, द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। कुछ और चीजें हैं जो डिटेल में रही हैं, उसके बारे में यू ऑल नो कि वो सब चीजें हम लोगों को है पता है कि किन किताब में क्या क्या बातें की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लाउरिएट इन, वर्ड्सवर्थ को पोएट लाउरिएट कब बनाया गया था? हम सारे लोगों को पता है वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लाउरिएट बने थे। और कब? रॉबर्ट साउदे की डेथ के बाद। रॉबर्ट साउदे 1843 तक थे, उनकी मौत के बाद पोएट लाउरिएट 1843 में वर्ड्सवर्थ बने, और 1850 ईस्वी में तक इस पोजीशन पर रहे। चूंकि 1850 में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद जो है टेनिसन ने इस पोस्ट को संभाला था। तो लाउरियरशिप वर्ड्सवर्थ को 1843 में मिला था। किसकी डेथ के बाद? रॉबर्ट साउदे की डेथ के बाद ये पोस्ट उनको प्राप्त हुई थी। अगेन आई वांट टू नो, मेरी आवाज क्लियर है? जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड एंड कोलाबोरेशन इन लिरिकल बैलड, वर्ड्सवर्थ के जो सबसे क्लोज फ्रेंड थे और जो कोलाबोरेशन हुआ था लिरिकल बैलड के साथ, कौन थे वो? कौन उस काम को करने वाले थे? लॉर्ड बायरन, पर्सी बायसी शेली, सैमुअल टेलर कॉलेज। एग्जैक्टली, सैमुअल टेलर कॉलेज थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक्सप्लेनेशन है कि सैमुअल टेलर कॉलेज, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज ज्वाइंटली पब्लिश लिरिकल बैलाड जो 1798 ईस्वी में आया, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। और ऐसा कहा जाता है रोमांटिक एज की शुरुआत सही मायने में लिरिकल बैलाड के पब्लिकेशन के साथ ही हुआ था। और ये पब्लिकेशन कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। बाद में लिरिकल बैलाड का प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड आया, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपना कॉन्सेप्ट पोइट्री पोयम को लेकर के बात कही। इट मीन्स उनका जो ओपिनियन था पोइट्री और पोएट को लेकर के, रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज, ये उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में जो 1800 ईस्वी में आया था उसमें किया था। लिरिकल बैलाड का एक और वॉल्यूम अमेरिका में आया था 1802 ईस्वी में, फिर एक लास्ट वाला आया था 1805 ईस्वी में। इस तरह से लिरिकल बैलाड की जर्नी पूरी होती है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये लिरिकल बैलाड था 1798 ईस्वी में जो आया था, ये ज्वाइंटली वर्क था यशटी कॉलेज विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें 23 पोएम्स थी। 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, 4 कॉलेज ने लिखा हुआ था, और पहली पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर
उस वॉल्यूम का था, और उसी वॉल्यूम का लास्ट पोयम जो था टिंटन अबे, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इसके अलावा एक चीज और हमें ध्यान में रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज अनडाउटली बोसम फ्रेंड थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया और कॉलेज ने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया, लेकिन कॉलेज जो है वर्ड्सवर्थ की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे, खास करके कौन सी आइडियोलॉजी, रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज, इस विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिरिकल बैलड वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलड कब पब्लिश हुआ? 1798 ईस्वी में। लिरिकल बैलड जो एक तरह का क्या था, लिरिकल बैलड जो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, और ये कहा जाता है कि वहीं से ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है उसके पब्लिकेशन के साथ। तो 1798 ईस्वी में उसका पहला एडिशन आया था और प्रीफेस टू लिरिकल बैलड 1800 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलड इज कंसीडर्ड अ मैनिफेस्टो। कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलड है वह कंसीडर किया जाता है एक मैनिफेस्टो के रूप में, कि वो इश्तहार पत्र है, उसमें घोषणा की गई है किस चीज को, क्लासिसिज्म को, रोमांटिसिज्म को, रियलिज्म को, मॉडर्निज्म को। उसमें रोमांटिसिज्म, रोमांटिक प्रिंसिपल, इन सब चीजों को लेकर के बात की गई है। तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड है वो रोमांटिसिज्म को लेकर के बात करता है। एक्सप्लेनेशन में है, द प्रीफेस 1800 आउटलाइन रोमांटिक आइडियाज लाइक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड पोइट्री रिटन इन लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन। ये दो स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड पोइट्री रिटन इन लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पोयम बिगिंस विद आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। कल भी हम लोगों ने इस पर बात किया था, वो कौन सी पोयम है जिसकी शुरुआत होती है आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड? द सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल, टिंटन अबे, ओड टू ड्यूटी। तो फिर से मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा कि किस पोयम की शुरुआत होती है इस लाइन से, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, दैट इज डैफोडिल। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे फील्ड में जाते हैं वेयर ही विजिटेड या वेयर ही सा डैफोडिल फ्लावर्स, और जब वो डैफोडिल फ्लावर्स को देखते हैं तो वो उनके अंदर जो होता है सरप्राइज, उनको जो है एक तरह का यू कैन से कि आसम वर्ड मैं यूज करूं, या आप कह सकते हैं कि ओवरवेलमेड हो गए, उनको बहुत ज्यादा खुशी का एहसास हुआ, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये ऐसी पोयम, डैफोडिल ऐसी पोयम है जिसकी पहली लाइन जो थी वो कौन सी थी, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पोयम कब लिखी गई है? 1804 ईस्वी में लिखी गई, नोन एज डैफोडिल। क्वेश्चन नंबर 9 है, टिंटन अबे इज अ मेडिटेशन ऑन। टिंटन अबे एक मेडिटेशन है, किस पर मेडिटेशन है? मेडिटेशन का मतलब ये है कि टिंटन अबे किस थीम को लेकर के बात करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेमोरी एंड नेचर, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, रिलीजियस फेथ। नो, मेमोरी एंड नेचर को लेकर के टिंटन अबे में बात की गई है। मेमोरी और नेचर को क्यों? 5 साल पहले वर्ड्सवर्थ ने 1793 ईस्वी में टिंटन अबे को विजिट किया था। 5 साल के गैप के बाद उसको रीविजिट करते हैं, और जब रीविजिट करते हैं वह समय 1798 ईस्वी है, और उसी समय उन्होंने वो पोयम लिखा। वो पोयम जो है किसमें पब्लिश होती है? लिरिकल बैलड में पब्लिश होती है। इसीलिए उन्होंने, उसकी लाइन की शुरुआत होती है, 5 years have passed 5 summers with the length and again I here। तो अगर आप देखेंगे 5 साल के गैप की बात की गई है, और वो जो 5 साल का गैप है वो 1793-1798 ईस्वी के बीच का है। वर्ड्सवर्थ जो है उस प्लेस को सैक्रेड प्लेस के रूप में लेते हैं, और कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है लोगों की नजर में, वही मेरे लिए है। उनके लिए वो चर्च भी है, मंदिर भी है वो प्लेस, और वो कहते हैं कि इट्स अ नेचुरल प्लेस दैट इज कवर्ड विद शैडोई ट्रीज, जहाँ पे रिवर वाय है, और उनके साथ उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी गई है। और इसी पोयम में उन्होंने पैंथिज्म की बात, मिस्टिसिज्म की बात की है, नेचर एज अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर की बात की है। पोयम ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और काफी खूबसूरत पोयम है जिसमें नेचर की एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी और फिलोसफिकल ब्यूटी को लेकर के बात की गई। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, ये पूरा उसका पहली लाइन है, ये टाइटल है। 1798 रिफ्लेक्ट्स ऑन नेचर अ हीलिंग पावर,
वह नेचर के हीलिंग पावर को दिखाता है और मेमोरी रोल को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी एक्सप्लोर्स। वर्ड्सवर्थ का जो पोयम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी किस चीज को एक्सप्लोर करता है? चाइल्डहुड इनोसेंस को, जो एक कल भी बात हुई थी, ये पोयम चाइल्डहुड इनोसेंस को एक्सप्लोर करता है। ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी 1807 ईस्वी में जो है पब्लिश हुआ था। डिस्कसेस द लॉस ऑफ चाइल्डहुड वंडर, ये दिखाता है कि कैसे इंसान बचपन से जवानी में आता है तो बचपन की सारी शरारतें, बचपन की सारी निर्दोषिता, इनोसेंस वह खो देता है। एंड द फिलोसफिकल आइडियल ऑफ प्री एग्जिस्टेंस, और यह भी बात करता है दार्शनिक अंदाज में कि जन्म से पहले शायद हमारी आत्मा जो है या हमारा जन्म कहीं और हुआ था, कुछ समय के लिए हम धरती पर भेजे गए, तो प्री एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक नया सेक्शन हम लोगों ने उनकी लाइफ को लेकर के कि व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, 1770 में, हम सबको पता है। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड एज द पोएट लाउरिएट 1843 में, हम सबको पता है। वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट विच यूनिवर्सिटी, ये नया क्वेश्चन होगा, नया का मतलब इस शीट का। वर्ड्सवर्थ किस यूनिवर्सिटी में स्टडी किए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किए। उन्होंने कौन सा कॉलेज अटेंड किया? सेंट जॉन्स कॉलेज। समय क्या है? 1787 से 1791। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। वर्ड्सवर्थ जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी किए उसका नाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का नाम सेंट जॉन कॉलेज है, और साथ ही साथ उनका अपना जो समय है कब से कब तक है? 1787 से 1791 ईस्वी का है। वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड एंड कोलाबोरेशन इन लिटिल बैलार्ड वाज, वर्ड्सवर्थ के जो क्लोज फ्रेंड थे और जिसके साथ उनका कोलाबोरेशन हुआ वो सैमुअल टेलर कॉल्वी थे। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है और ये भी पता है कि ये सब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वर्ड्सवर्थ सिस्टर वाज आल्सो अ डायरिस्ट, वर्ड्सवर्थ की उस बहन का नाम जो डायरिस्ट भी थी, वी ऑल नो डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी बहन थी। डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ ही वो कहाँ पे गए थे? टिंटन अबे नाम की जगह पर गए हुए थे और उस जगह को उन्होंने 1793 में पहली बार विजिट किया था। 1798 ईस्वी में उसको रीविजिट किया हुआ था। तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच पोएम बिगिंस विद आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड डैफोडिल, इसको हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। लिटिल बैलार्ड वाज पब्लिश्ड 1798 ईस्वी में, इसको हमने पहले ही बात कर लिया है। वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? द प्रील्यूड है, इसको हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अपीयर्स इन विच पोएम, ये पोएम किसमें? माई हार्ट लीव्स। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किसी और क्लास में भी डिस्कस किया था। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये लाइन किस पोयम में है? माई हार्ट लीव्स अप, उस पोयम में माई हार्ट लीव्स अप। बाद में उन्होंने इसका जिक्र ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में भी किया था। दिस लाइन एम्फसाइजिंग वर्ड्सवर्थ बिलीफ इन चाइल्डहुड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 10 है विच पोयम रिफ्लेक्ट वर्ड्सवर्थ पैंथेस्टिक व्यू, कौन सी पोयम में पैंथेस्टिक व्यू आया? टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ ने खुल करके टिंटन अबे में पैंथेस्टिक व्यू को लाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज प्राइमरली एसोसिएटेड क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म, वी ऑल नो कि वो रोमांटिक एज के पोएट है, रोमांटिसिज्म से। वर्ड्सवर्थ की फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म जिसमें उन्होंने इमोशन को लेकर, नेचर को लेकर, इंडिविजुअलिज्म को लेकर के बात किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड इज कंसीडर्ड, जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड वो सैटिरिकल एसे है, रोमांटिक मैनिफेस्टो है, गॉथिक नॉवेल है, पॉलिटिकल पैम्फलेट है। रोमांटिक मैनिफेस्टो, रिमेंबर दैट कि वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड रोमांटिक मैनिफेस्टो है। वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है इट्स अ रोमांटिक मैनिफेस्टो। The preface 1802 outlined Wordsworth's poetic principles advocating the real language of men and spontaneous overflow of powerful feelings. Question number 13 है Wordsworth concept of spots of time appears in, Wordsworth का जो concept है खास करके spots of time वो किस पोयम में appear होता है? The Prelude में। और स्पॉट्स ऑफ टाइम क्या इंडिकेट करता है? मेमोरी को इंडिकेट करता है कि कैसे हमारा समय गुजरता जाता है और जो चीजें गुजरती जाती है वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं और जब हम उस पर जोर देते हैं तो उसे रिकॉल कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि स्पॉट ऑफ टाइम किसमें था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ लाइन
इज नॉट अ थीम इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री। इनमें से कौन सा एक थीम नहीं है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का? इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट, चाइल्डहुड इनोसेंस, अर्बन डिकेडेंस, सुपरनेचुरल हॉरर। तो इफ यू गो विथ तो सुपरनेचुरल हॉरर ये थीम नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना उन्होंने किया है। कल अभी पोयम बताया गया था द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि सोनेट है, पेट्रार्चल मॉडल ऑफ सोनेट, उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना की है। वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स ने। एग्जैक्टली जॉन कीट्स ने क्या किया हुआ? इगोटिस्टिकल सबलाइम को कॉइन किया हुआ है। कीट्स यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ इंटेंस फोकस ऑन हिज ओन इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। इगोटिस्टिकल सबलाइम उन्होंने क्या बताया? इगोटिस्टिकल सबलाइम एक शब्द है जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के लिए यूज किया गया। किसके द्वारा यूज किया गया? It was used by whom? It was used by John Keats. John Keats के द्वारा यूज किया गया वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के लिए। और उसका उद्देश्य क्या था? वर्ड्सवर्थ की इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना। वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ डाइड 1850 में। वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है अप्रैल 23, 1850 को। कहाँ पे? राइडल माउंट वेस्ट मॉरलैंड में। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एक्सप्लोर, क्या एक्सप्लोर करता? पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन। यस, लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन को। वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कोई रिवोल्यूशन नहीं, केवल एक रिवोल्यूशन है, वह आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन है। वर्ड्सवर्थ जिससे प्रभावित थे वह कौन सा था? फ्रेंच रिवोल्यूशन था। ई में दे रहा बोथ ए एंड सी दे रहा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। सी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। हाँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का या एग्जैक्टली हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। यस, बोथ ए एंड सी, मतलब डी इज द राइट आंसर। उसके पीछे रीजन है, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की आलोचना की है। प्रभावित होने का मतलब कि उसका असर उन पर आया था और उन्होंने उसको निगेटिव वे में लिया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन को पॉजिटिव वे में लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच क्रिटिक कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द प्रीस्ट ऑफ नेचर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को द प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ड्सवर्थ लूसी पोयम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पोएम्स। से कई बार पूछा जा चुका है। वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोयम है उसमें कितनी पोयम है? 5 पोयम्स है। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोयम में 5 पोयम्स है। कौन कौन सी है? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन एक पोयम हो गई, शी ड्रिल्ड एमंग द अनट्रॉडन वेज दूसरी पोयम, स्लम्बर्ड इन माय स्पिरिट सी तीसरी पोयम, 3 इयर्स शी ग्री चौथी पोयम, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मेन ये आपकी 5वीं पोयम। उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर के रूप में आए हुए हैं, जो आपको ध्यान में रखना। वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर इज सेट इन स्कॉटलैंड। क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था, वर्ड्सवर्थ की जो पोयम द सॉलिटरी रीपर उसकी सेटिंग कहां पर? स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब वन लाइनर में बना हुआ है। वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड वाज सबटाइटल द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है उसका सबटाइटल क्या है? द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यनक? बायरन। हु किसने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यनक कहा? बायरन ने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यनक कहा। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यनक? बायरन। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन इज अ फिलोसफिकल पोयम। वर्ड्सवर्थ का जो एक्सकर्जन है यह एक फिलोसफिकल पोयम है। 25 है, वर्ड्सवर्थ लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग रिफ्लेक्ट्स पैंथिज्म। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसमें क्या दिखाया गया? पैंथिज्म को लेकर के दिखाया गया। तो मैं फिर से आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको सब समझ में आ रहा है? Excuse me, sir. या Sir, once describe about anesthesia. या पैंथिज्म, वेरी नाइस क्वेश्चन। पैंथिज्म को कहा जाता है कि आप ऐसा समझिए कि ऑब्जेक्ट इज गॉड, गॉड इज ऑब्जेक्ट। पैंथिज्म का मतलब कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। जब हम छोटी छोटी ऑब्जेक्ट में, छोटी छोटी चीजों में ईश्वर की मौजूदगी का एहसास करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पैंथिज्म कहा जाता है। 26 है पॉइंट की, वर्ड्सवर्थ द रेनबो एंड्स विद। वर्ड्सवर्थ का जो पोयम द रेनबो है उसका समापन किस लाइन से होता है? एंड आई कुड विश माय डेज टू बी
बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड सर आई या सर ये 22 वाला क्वेश्चन सर कंफ्यूज है सर, क्या मतलब बायरन है सर मतलब, या क्या नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग है सर? 21 वाले में क्या है, क्या कह रहे हैं? 22 वाला सर, जो बायरन वाला दिया है सर, मोरल यूनक वाला। 23 क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक, ये बायरन का स्टेटमेंट है। और जो ब्राउनिंग की बात आती है, ब्राउनिंग में उन्होंने उनको मॉरल यूनक नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि फॉर सम सिल्वर कॉइन्स ही लेफ्ट अस, कुछ चंद सिक्कों के लिए वो हमें छोड़ करके चले गए। याद होगा बायरन, उनका क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक सोनेट था, उस सोनेट में उन्होंने क्या किया हुआ था, आलोचना की हुई थी वर्ड्सवर्थ की, और सोनेट का नाम था द लास्ट लीडर करके, द लास्ट लीडर करके सोनेट था। उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की कि तुम जो है दरबार की शोभा क्यों बन गए, चंद सिक्कों के लिए तुमने अपना जमीर बेच दिया। जो कभी पोएट, नेचर पोएट रहा हो, जो आम आदमी की बात करता हो, जो मजदूरों की, किसानों की, रस्टिक लैंग्वेज की, रस्टिक पीपल की प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में बात किया हो, अब वो जा करके अपना गीत और संगीत जो है दरबारों में, दरबारी दरबारी मतलब वो बनेगा, उनको राजाओं को सुनाएगा। इसको लेकर के उन्होंने उनकी आलोचना की थी। कुछ थैंक पॉइंट यू नंबर सर। 26 है, पॉइंट नंबर 26 है, वर्ड्सवर्थ का जो रेनबो है उसका समापन किस लाइन से, एंड आई कुड विश माय डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। वर्ड्सवर्थ के लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप इससे वाकिफ हैं, फिर भी मैं आपको जो है चीजों को शेयर कर रहा हूं। बर्थ एंड अर्ली लाइफ, 7 अप्रैल को जन्म हुआ 1770 को काकरमाउथ इंग्लैंड में, और आर्फन बहुत जल्दी हो गए थे वो। 1850 में उनका डेथ होता है, हम सबको पता, भी एक क्वेश्चन भी आया था। एजुकेशन कहाँ पर हुआ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1787 से 1791 ईस्वी में, और जिस कॉलेज का नाम था सेंट जॉन कॉलेज था। किस चीज से प्रभावित थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे। जब वो यात्रा पर निकले थे 1791 और 92 में, वहां पे उनकी मुलाकात एनी वैलार्ड से भी हुई थी। वहां पे उनकी मुलाकात किससे हुई थी, एनीट वैलान से हुई थी। एनीट वैलान उनकी बिलव्ड थी, जिससे एक बाद में बेबी को जन्म हुआ था। कोलाबोरेशन किससे हुआ था, कॉलेज से हुआ था, लिटिल बैलार्ड को लेकर के। सेटल कहाँ थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में थे, बाद में मूव टू टॉप कॉटेज मूव कर गए थे अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ। तो ये इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आ रही है। इंफॉर्मेशन क्या क्या आपके सामने है, लेक डिस्ट्रिक्ट है, टॉप कॉटेज है, सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, लाउरियरशिप 1843 में, और 23 अप्रैल 1850 तक थे, चूंकि 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हो गई थी। अब थोड़ा सा लिया गया है कि उनकी पोयम कौन सी है, उसका थीम क्या है और किस फॉर्म में वो लिखा गया है। लिरिकल बैलाड कॉलेज के साथ है, 1798 में लिखा गया। थीम क्या है, नेचर है, रस्टिक लाइफ है, इमोशन है, किस फॉर्म में है, बैलाड और लिरिक फॉर्म में पोयम रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट पोयम टिंटन अबे है, 1798 ईस्वी में आई है। नेचर्स, इसका थीम क्या है, नेचर्स हीलिंग पावर है, मेमोरी है, और किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। और है लूसी पोयम है, शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रॉडन वेज, 1799 ईस्वी में। इसमें डेथ है, आइडियलाइज्ड लव है। फिर उसके बाद आपको लिरिकल बैलाड, फिर द प्रिल्यूड है, 1850 में पब्लिश हुआ था। उनके मरने के बाद ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, पोयट्स ग्रोथ है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल पोयम है, 1807 में लिखा गया था। जॉय इन नेचर्स ब्यूटी है, और ये लिरिक पोयम है। ये काफी कॉम्पैक्ट है, आज का नोट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही आपको धैर्य के साथ चीजों को सुनना है और मैटर को इकट्ठा करना, तब आपको एंजॉय कर पाएंगे इसमें। नेक्स्ट उनकी इंपॉर्टेंट पोयम है ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, 1807 में आई है। चाइल्डहुड डिवाइन कनेक्शन को लेके बात की गई। नेक्स्ट पोयम है द सॉलिटरी रीपर, 1807 में आई है। ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ को लेके बात की गई है, बैलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट पोयम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, 1807 में ये भी पब्लिश हुआ है। मटेरियलिज्म वर्सेस नेचर को लेके सोनेट है, पेट्राचन मॉडल पर है। नेक्स्ट पोयम है माइकल, 1800 ईस्वी में आया हुआ है।
रूरल ट्रेजिडी है, मॉरल स्ट्रेंथ है, पेस्टोरल बैलड है। नेक्स्ट पोयम है द एक्सकर्जन 1814 में, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, ब्लैंक वर्स नैरेटिव है। ये चीजें उनकी पोयम में थीम क्या क्या है, नेचर थीम है किस पोयम में, टिंटन अबे में है जिसमें वो स्पिरिचुअल गाइड और मॉरल टीचर की बात करते हैं। दूसरी थीम मेमोरी और चाइल्डहुड है, एक इसमें द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन माई हार्ट लीव सबका लाइन है। तीसरी है ऑर्डिनरी लाइफ सेलिब्रेटेड रूरल माइकल में है, द सॉलिटरी रीपर में है। पैंथिज्म किसमें है, वर्ड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी टिंटन अबे में है। इमोशन और इमेजिनेशन किसमें, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स वगैरह। ये सब थीम है जो कि उनकी पोयम का है और किस पोयम में उसको लेकर के बात की गई है। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है वो किस फॉर्म में है, ब्लैंक वर्स में उनकी सारी पोयम है, खास करके द प्रील्यूड टिंटन अबे ब्लैंक वर्स में है। लिरिक फॉर्म में जो पोयम है इमोशनल पर्सनल लिरिक फॉर्म में डैफोडिल है, लूसी पोयम है। बैलड फॉर्म में कौन है, द सॉलिटरी रीपर है, माइकल बैलड फॉर्म में। ओड फॉर्म में कौन है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी है। सॉनेट में पेट्रार्चल सॉनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनके अपने जो क्रिटिकल टर्म्स कौन कौन से हैं, इगोटिस्टिकल सबलाइम है, कीट्स टर्म फॉर वर्ड्सवर्थ सेल्फ फोकस्ड ग्रैंडियर। इगोटिस्टिकल सबलाइम कीट्स की देन है वर्ड्सवर्थ के लिए, इसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ का सेल्फ इमोशन और फीलिंग्स को उन्होंने बताने की कोशिश की और उन्होंने उनकी आलोचना की है। स्पॉट ऑफ टाइम है जो वर्ड्सवर्थ की देन है, एपिफेनिक मेमोरीज और इसका जिक्र उन्होंने द प्रील्यूड में किया हुआ। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है, रोमांटिक मैनिफेस्टो है और इसमें रियल लैंग्वेज ऑफ मेन की बात की गई है। वर्ड्सवर्थ का लीगेसी क्या है, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म कहा जा सकता है। उन्होंने किसको प्रभावित किया, कीट्स को, अर्नोल्ड को, और जितने भी इन्वायरमेंटल लिटरेचर दुनिया में आएंगे वो वर्ड्सवर्थ को लेकर के बात करेंगे। लिरिकल बैलाड की अगर हम बात करें जो उनकी इंपॉर्टेंट पोयम है, ये 3 हिस्सों में आई हुई है। 1798 ईस्वी में पहला वॉल्यूम, 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, 1802 में इसका एक वॉल्यूम अमेरिका में आया हुआ था। ये कोलैबोरेटिव वर्क है जिसमें कॉलरिज के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। पर्पस क्या था, टू डिपिक्ट रस्टिक लाइफ इन द रियल लैंग्वेज ऑफ मेन, रिजेक्टिंग पोएटिक डिक्शन। जो है वर्ड्सवर्थ का पर्पस था कि रस्टिक लाइफ को, रस्टिक पीपल को जो विलेज एरिया में रह रहे हैं उनकी चीजों को डिस्क्राइब किया जाए, उनकी चीजों को बात की जाए, इसका उनका मेन मकसद यही था। की पोएम्स कौन कौन सा रहा है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, टिंटन अबे, द इडियट बॉय। थीम्स क्या था, नेचर, इमोशन, मेमोरी, सिंप्लिसिटी, मिक्स ऑफ बैलाड्स, लिरिक्स और ब्लैंक वर्सेस पे रहा है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कॉलरिज का था, इसमें सुपरनेचुरल की बात की गई है। टिंटन अबे वर्ड्सवर्थ का नेचुरल स्पिरिचुअल पार्ट की। द इडियट बॉय, द थॉर्न, ये फोकस ऑर्डिनरी पीपल पर है, इस तरह की चीजों को। दूसरा उनका पोयम कौन सा, द प्रील्यूड, जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। कंटेंट क्या है, ट्रेस वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड, एजुकेशन एंड पोएटिक अवेकनिंग। की सेक्शन क्या है, स्पॉट ऑफ टाइम को लेकर बात की गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के बात की गई, नेचर एज गाइड को लेकर के बात की गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है और यह ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट पोयम द एक्सकर्जन रहा जो 1814 में आया है। पार्ट ऑफ अ ट्रायलॉजी था, मतलब एक बनाया गया था कि हम इसमें 3 चीज पोयम को शामिल करेंगे। इंटेंडेड एज द सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट था वो द रिक्लूज था, अनफिनिश्ड रहा है। द एक्सकर्जन 1814 में आया, उसी का एक पार्ट है द रिक्लूज जो अनफिनिश्ड था। स्ट्रक्चर क्या है, फिलोसफिकल है, डायलॉग्स है, नेचर मॉरल लेसन को लेके बात की गई है, सोशल जस्टिस को लेके बात की गई, फेथ और रिडेम्पशन को लेके बात की गई, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। फेमस लाइन क्या है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट पोयम है द रिक्लूज, अनफिनिश्ड है, फ्रैगमेंट है, पब्लिश्ड पॉस्टमसली, मरने के बाद पब्लिश हुआ है। वर्ड्सवर्थ ग्रेट फिलोसफिक वर्क है ये। एम्ड टू राइवल पैराडाइज लॉस्ट, ऐसा लगता है जैसा उद्देश्य था कि पैराडाइज लॉस्ट के अगेंस्ट में इसको तैयार करना था। कंप्लीटेड पार्ट्स, इसका जो कंप्लीटेड पार्ट्स है कौन कौन सा है, द प्रील्यूड, द एक्सकर्जन, ये 2 है, और द रिक्लूज तो अनफिनिश्ड है। कंप्लीटेड द प्रील्यूड, एक्सकर्जन था, द रिक्लूज आपका अनफिनिश्ड था।
इन तीनों को मिला करके एक पार्ट, मतलब एक हिस्से में, ट्रायलॉजी का हिस्सा था, द प्रील्यूड, द एक्सकर्जन और आपका द रिक्लूस। ब्लैंक वर्स में प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1802 में आया है। रोमांटिक मैनिफेस्टो है, न्यू पोएटिक प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, रियल लैंग्वेज ऑफ मेन की बात करता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का डिफिनीशन दिया गया है, हम्बल रूरल लाइफ की बात की गई है, की कॉन्सेप्ट क्या है, मैन स्पीकिंग टू मैन, पोइट्री मॉरल एंड इमोशनल ट्रूथ होना चाहिए, लीगेसी, इंग्लिश रोमांटिसिज्म। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में वर्ड्सवर्थ ने अपना ओपिनियन या अपनी राय दिया हुआ है कि व्हाट डज ही थिंक अबाउट नेचर, पोएट, पोइट्री को लेकर के, रस्टिक लाइफ, रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज, पोइटिक डिक्शन को लेकर बात की गई है। आगे अगर उन्होंने जो बात किया हुआ, उन्होंने बताया कि लिरिकल बैलाड रहा है, तो लिरिकल बैलाड आपका क्या था, रूरल रस्टिक लाइफ, इमोशन को लेकर के बात किया गया, कोलैबोरेशन विद कॉलरिज है, द प्रील्यूड ब्लैंक वर्ड्स में है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें स्पॉट्स ऑफ टाइम है, नेचर्स रोल इन ग्रोथ है, एक्सकर्जन में फिलोसफिकल डायलॉग है, क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द रिक्लूज आपका अनफिनिश्ड एपिक ऑन ह्यूमैनिटी है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड क्रिटिकल एसे, रिजेक्ट्स पोएटिक डिक्शन, पोएट्री, इमोशन, आर्डिन लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमने लिए हैं, जैसे पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसीडर्ड द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, लिरिकल बैलाड। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इस पे कोई बात नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ यूज द फ्रेज द स्टिल साइड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये किसमें वो बात करते हैं, टिंटन अबे में इन्होंने बात की है, द स्टिल साइड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी की बात उन्होंने टिंटन अबे में की है। वर्ड्सवर्थ पोएटिक थियरी एम्फसाइजेस, वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थियरी है वो किस पर जोर देती है, द यूज ऑफ ऑर्नेट एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इमोशनल रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, strict adherence to classical form, the superiority of urban life, emotion recollected in tranquility, B. Question number 4 है, the final version of Wordsworth, the Prelude was published. Prelude कब publish हुआ, 1850 में, वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद publish हुआ था। Question number 5 है, which of the following poets criticized Wordsworth preface to lyrical ballad? Samuel Taylor Coleridge ने criticize किया। तो आई थिंक दैट यू ऑल हैव डन, जितना होना था उतना मैंने आज की क्लास में किया। मैंने कोशिश की थी कि कुछ बेहतरीन कंटेंट आपके सामने मैं ले करके आऊं। और वी हैव कृष्णा, वी हैव धर्मपाल जी, सारिका मैडम। अगेन आई वांट टू नो कि